आपने जब स्टडी करना चालू किया कई सारे मेडिसिन मतलब अभी ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, कई सारे डॉक्टर्स है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डर्मेट हो गए, प्लास्टिक सर्जन्स हो गए और कई सारे भी ऐसे लोग हैं जो इवन डॉक्टर भी नहीं है, वो ऑयल और बाकी चीज़ें सब आपको बोलते हैं कि ये लगा के देखो, वो लगा के देखो। तो आपने वहाँ से सर्जरी तक का ये डिसीजन कैसे आपने चूज़ किया? 5 क्वेश्चन जो है ना लोगों से सुने हैं, पेशेंट हमेशा बोलते हैं। जैसे ट्रांसप्लांट कराने के बाद में पहले तो हम तो खुद डरे हुए रहते हैं सर्जरी से पहले, सर्जरी खत्म होने के बाद हमारा डर तो खत्म होता है और आजू बाजू के लोग पूछते क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? हाँ, आपको भी पूछा रहेगा। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर निपुण केसरकर, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और हेयर फ्री हेयर ग्रो अंधेरी मुंबई में वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट की रियलिटी के बारे में। आज हमारे साथ में हर्ष दीक्षित सर है, जिन्होंने अबाउट 6 मंथ्स पहले, आई मीन 5 मंथ्स पहले उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट हमारे क्लिनिक से किया हुआ है। और आज हम उनके जर्नी के रिगार्डिंग, उनके नीड के रिगार्डिंग, उनके जो सर्चेस थे, कैसे उन्होंने क्लिनिक पिन डाउन किया, कैसे उन्होंने सर्जरी के लिए अप्रोच किया, मेडिसिन और बाकी चीज़ों में कैसे उन्होंने डिसाइड किया, ये सब चीज़ें हम उनसे खुद जानेंगे, उनका रिजल्ट देखेंगे कैसे है। और बाकी तो सर साथ में है, वो जो आपका एक्सपीरियंस है आप उनको बता सकते हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस सर बहुत ज़्यादा सही रहा है। तो स्टार्टिंग में हल्की सी दिक्कत आई थी, जब ट्रांसप्लांट जस्ट हुआ ही था तो शुरू के 4-5 दिन तक वही है ना, थोड़ा पेन अनकंफर्टेबल थे, पेन भी इतना नहीं था और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, वो है ना ऐसे तकिए पोजीशन में सोना है। हाँ, तो वो चीज थी। बस उसके बाद से जब और एक थोड़ा सा बीच में डर आया था जब शेडिंग फेस हुआ था, ये तो जा रहे हैं। और पर उसके बाद जब सेकंड पीआरपी के बाद ज्यादा अच्छा हुआ, मतलब एकदम से ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो गई और वॉल्यूम भी अच्छी हुई, जो एग्जिस्टिंग हेयर थे वो भी ठीक होने शुरू हो गए। तो उसकी वजह से अब अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं कहूँ तो बहुत बढ़िया था। तो ओवरऑल अभी 5 मंथ्स में आप 5 मंथ्स पहले, मतलब जब ट्रांसप्लांट करने से पहले और अभी तक 5 मंथ्स के रिजल्ट के लिए आप कैसे, मतलब आप कैसे देखते हैं रिजल्ट अभी का? रिजल्ट तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि मेरी आगे से हेयरलाइन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो उसके पीछे भी रीजन थे। मैं पहले बीएसएफ में चला गया था, तो बेंगलोर में पानी वानी बहुत ज्यादा खराब था, पहला रीजन वो था। फिर मुंबई आ गए, मुंबई का पानी भी खराब ही तो वो एक थोड़ा सा वो कुछ जेनेटिक्स भी थे, तो वो खराब हो गई। मुझे ये लग रहा था कि यार एक तो मैं इस फील्ड में थोड़ी इन्फ्लुएंसर वगैरह इस वाली में, तो मुझे लग रहा था कि यार बाल नहीं बचेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पर अब अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब आ गए वापस, 5 महीने लगे पर अच्छा हो गया। अभी तो ये है कि और ज़्यादा आएंगे। सो 5 मंथ्स यूजुअली सारे पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि अबाउट 6 to 8 मंथ्स आप पकड़ के चलो रिजल्ट आने के लिए। आपका रिजल्ट और अच्छा आया है 5 मंथ्स में, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप वैसे भी। ने जब स्टडी करना चालू किया कई सारे मेडिसिन, मतलब अभी ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, कई सारे डॉक्टर्स है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डर्मेट हो गए, प्लास्टिक सर्जन्स हो गए और कई सारे भी ऐसे लोग हैं जो इवन डॉक्टर भी नहीं है, वो ऑयल और बाकी चीज़ें सब आपको बोलते हैं कि ये लगा के देखो, वो लगा के देखो। तो आपने वहाँ से सर्जरी तक का ये डिसीजन कैसे आपने चूज किया? नहीं सर, ट्राई तो किए चीज़ें, मेडिसिन भी वो किया, दोस्त ने एकदम से बोल दिया अरे ये ट्राई कर रहे, ये मेडिसिन है, ये है, मतलब सब ट्राई तो करके देखा है। और जो आप तेल वेल की बात कर रहे हो वो भी 1-2 बार ट्राई करके देखा। पर जब सच्चाई पता लगे कि हाँ 1% चांसेस है कि जो एग्जिस्टिंग हेयर है ना उन्हें थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, पर एग्जिस्टिंग जो चले गए वो तो वापस नहीं आने। इस वजह से मैंने तो सोच लिया, मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा, बाकी देखते हैं। फिर अब क्लिनिक स्क्रीनिंग आपने कैसे की? मतलब आपने बहुत सारे क्लिनिक तो देखे होंगे कि मतलब यहाँ पे कहाँ कौन से डॉक्टर है, कहाँ पे किस टेक्निक से वर्क होता है, तो वो सारे आपने कैसे सर्च किया है? फिर कैसे आपने हेयर फ्री हेयर को चूज किया? तब ज़्यादा सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं पहले तो यूट्यूब पे सर्च किया कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक करिए कुछ ऐसे करके, तो भी हेयर फ्री हेयर वही आ गया था ऊपर। और फिर मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा ब्रांचेज या फिर ईजिली मैं कहाँ जा सकता हूँ जी। अब 16-17 ब्रांच है शायद हेयर फ्री हेयर ग्रो की, तो उससे ये भी होगा कि हाँ भाई मैं मुंबई में हूँ। अब मुंबई से अगर मैं दिल्ली ट्रांसप्लांट करा था तो भी दिक्कत थी। अब ये इतना मुंबई से सूरत जा सकता हूँ, मुंबई से मुंबई में भी रह सकता हूँ, तो मुझे लगा इजीली अवेलेबल है, बेस्ट है, तो वहाँ से मैंने ज़्यादा वो नहीं, दिक्कत नहीं चूज़ करने में। हम लोग एक जनरली देखते हैं कि सर्जरीज बहुत सारी टेक्निक से होती है। अगर हम इंडिया में भी बात करेंगे या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड भी अगर मैं कहूँगा, तो अबाउट 20 to 23 डिफरेंट टेक्निक से सर्जरीज होती है।
सो आपको सर्जरी का जो गाइडेंस हम लोग देते हैं, इससे मतलब कौन सी टेक्निक आपके लिए सही है, या फिर उसके रिगार्डिंग आपने कुछ सर्च किया था, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिला? मुझे सर वो तो डॉक्टर ने जब बताया, उन्होंने तो कि ऐसे ऐसे ये सर्जरी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इतनी तरह की सर्जरी होती है। जी, बिग एफ जो टेक्निक है, हमने उसका आपका सर्जरी जो है उससे परफॉर्म किया है। यूजुअली हेयर की जो डेंसिटी होती है डिफरेंट टेक्निक में और डिफरेंट इसमें अलग अलग होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की साइज, इंस्ट्रूमेंट जितना छोटा होगा उतने जो डेंसिटी हम ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, अब उसमें कैसे रहता है कि कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, और एज एक्टिंग फील्ड में आपको कभी भी जो डायरेक्शन होती है बालों की, कभी इधर सेट कर दिया, कभी उधर सेट कर दिया, कभी पीछे कर लिया। अब इन सब चीज़ों के लिए डेंसिटी मैटर करती है, इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि यूजुअली कोई जो एडवांस टेक्निक है उसके ऊपर आप जाइए, तो डेफिनेटली आपका जो करियर का पीक टाइम है तो उसमें आपका लुक हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो सर्जरी का जो ये फाइनल करने के बाद में, सो उससे पहले प्री प्रोसीजर जो आपने करने के लिए बोला होगा, कुछ टेस्ट करने के लिए बोले होगे, वो सारी जो टेस्ट है वो आपको मतलब कुछ डिफिकल्टी हुई उसको फाइंड करने के लिए, या फिर कुछ ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट टेस्ट दिया गया है, बहुत खर्चे वाला टेस्ट दिया गया था? कुछ भी मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट था। उसकी रिपोर्ट आ जाती है अगले दिन ही, या मतलब शाम में या अगले दिन आ जाती है, पता लग जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। बस ये ब्लड टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई और फिर ट्रांसप्लांट मतलब करवा लिया। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये सारी टेस्ट जरूरी नहीं होती है, या कि मुझसे ही करवाई जा रही होती है। तो जनरली हम लोग सभी को बोलते हैं, बट कुछ को लगता है। तो आपको ऐसा कुछ तो फील नहीं हुआ था? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर वो करवा रहे हैं तो कुछ मतलब ही होगा, जरूरी है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऐसे को, ये सिर्फ जरूरी टेस्ट है इस तरीके से। सो नेक्स्ट अब मैं कहूँगा कि डे ऑफ सर्जरी, मतलब हम स्टार्टिंग टू एंड जो आपका सर्जरी का एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? पहले तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था जी। एक ये ना मतलब नॉर्मल ह्यूमन मेंटालिटी है कि कुछ भी अगर होने वाला, सर्जरी वगैरह के नाम से डर जाते हैं, सर्जरी ऑपरेशन ये सब नाम से डरते हैं। अब मैं जब सर्जरी शुरू होने वाली थी उससे 2-3 घंटे पहले तक मैं नॉर्मल था, पर जब वो सिर पे ट्रिमर फिरा और अब ये हो गया, तो वो पहना देते हैं ना कि अब तो रूम में जाना है और सर्जरी होगी, मैं उस टाइम पे डर गया था। सर्जरी का गाँव के पहले डर गए, फीलिंग थोड़ा सा लग गया कि अब यार अब तो होगा, अब क्या होगा, मेरे समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। पर उन्होंने फिर पूछा तो पता लगा कि थोड़ा सा दर्द होता है। अब दर्द सुन भी गया ना तो दर्द होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर्जरी का नाम सुनते ही पहले दर्द आता है। पर मुझे लग रहा था कि बहुत दर्द होगा पूरे दिन, क्योंकि 5-6 घंटे के लगभग सर्जरी होती है। मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा दर्द होगा, पर अंदर गए बिल्कुल जैसे चिट्ठी काट लेते ना, इतना दर्द हुआ। वो भी स्टार्टिंग में, वो जब एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया लगता है, जो भी जरूरी भी है। फिर सर्जरी हो गई, कुछ पता नहीं चला पूरी सर्जरी का। तो फिर सर्जरी में आप होश में थे? होश में था, बात कर रहा था, डॉक्टर्स अच्छे थे, बात कर रहे थे मुझसे, नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब अच्छा लग रहा था सब कुछ, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट को डर इस बात की वजह से लगता है कि पूरा दिन दर्द रहेगा। हाँ, ऐसे वैसे मतलब ऐसे नहीं कि मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूरा दिन दर्द वगैरह कुछ नहीं रहता, हल्का सा ही मान सकते हैं, एनेस्थीसिया का सा रहता है, थोड़ा सा हैवी रहता है, हल्का सा बिल्कुल। वो हेवीनेस और नमनेस जो सॉल्यूशन आपके स्किन के अंदर डाला है उसकी वजह से होता है। बट डर जो है वो पर्टिकुलरली पूरा दिन चलेगा ये सोच के डर लगता है, ऐसा नहीं कि मतलब स्टार्टिंग में लगने वाला है ऐसे। और वो देते भी है दवाई, अब देते हैं 3 से 5 दिन की, जिससे कि वो खत्म ही हो जाता है बिल्कुल। अगर किसी को स्वेलिंग आई, वो बताते भी है कि फोन नहीं चलाना ज्यादा ऐसे करके, तो स्वेलिंग वगैरह आई तो वो भी खत्म हो जाती है। मेरा तो खराई नहीं थी स्वेलिंग। नॉर्मली जो एनेस्थीसिया यूज होता है उससे एडवांस एनेस्थीसिया हेयर ट्रिगर में यूज होता है। तो बेसिकली स्वेलिंग बहुत रेयर केसेस में आती है, अनलेस अनटिल वो आगे झुक रहा है या फोन में कुछ देख रहा है। तो हम लोग इतना बोलते सिर्फ उतना कर लो, लैपटॉप पे देख के 2-3 दिन तक काम मत कीजिए। फोन जो है पकड़ते भी तो थोड़ा सा ऊपर पकड़, नीचे पकड़ के देखिए, इतने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो स्वेलिंग नहीं आती है। नेक्स्ट उसके बाद में मैं आपको पूछूंगा कि मतलब पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस आपको कैसे मिले? प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए कि नेक्स्ट 5 डेज तक आपको क्या करना है क्या नहीं करना है? जी, मतलब नेक्स्ट 5 डेज तक ये था कि सिर्फ पानी नहीं डालना था, और नेक पे वही कुछ ऐसा लगा के सोना था जो सिर ऐसे ना टिके, आप शिफ्ट ना हो और शिफ्ट ना हो, ज्यादा हिलना नहीं था, और फोन नहीं चलाना था ज्यादा, मतलब ऐसे नाड़ को नीचे नहीं रखना था, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है उससे। और कुछ ऐसे एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी जिससे पसीना आए, उससे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो नॉर्मली यही सब मिले थे बस। फिर उसके बाद में हेयर वॉश के टाइम पे आप हेयर वॉश करने के लिए ये किए थे, आए थे? हाँ, मैं हेड वॉश के लिए मतलब 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं घर पे कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन थे, या तो घर कर लूँ या फिर मैं क्लिनिक आ जाऊँ। पर मुझे लगा कि मैं घर करूँगा तो 3-4 बार करने पे शायद जाए,
जी। और क्लिनिक आऊंगा तो क्लिनिक में एक बारी में चले जाएंगे वो जितने भी वो होते हैं क्रस्ट जो बनता हाँ, है, क्रस्ट जो बनता है। पॉकेट ब्लड रहता है, मैंने वो सारी चीजें यही प्रेफर करा कि मैं क्लिनिक आ जाऊँ। क्लिनिक में आया वो एक बारी में सारे क्लियर हो गए। क्लियर हो गए। हाँ, वो बहुत सही रहा। ठीक है। और बीच में शेडिंग फेज भी आ रहेगा। वो तो सबसे ऐसा था सर कि ये बाल आज तक कहाँ चले गए, कहाँ जा रहे हैं। सो शेडिंग पे ना मतलब हाथ लगाओ तो इतना पता नहीं चलता। फोटोज वगैरह खींचते हैं तो तब पता लगता है कि हाँ यहाँ बाल है, और साइड में से अगर कोई लगवाता है तो खाली खाली सा दिखता है। तो शेडिंग फेज सब जगह पे एक साथ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कभी यहाँ हाँ भी यहाँ पे ऐसे अलग अलग साइड पे हुआ। पर मेरा बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला शेडिंग फेज, क्योंकि मैं हल्की मतलब सारी प्रिकॉशंस ले रहा था, हल्की हल्की एक्सरसाइज हल्की सी कर रहा था बिल्कुल, इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी सही चल रहा था। एडवांस टेक्निक में जो सॉल्यूशंस यूज हुए उनका फायदा हुआ, मतलब आपको रिजल्ट भी जल्दी आया है और शेडिंग भी इतना नहीं हुआ था आपको। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने और भी जैसे कहीं भी रील वगैरह भी देखते रहते हैं, देखे हैं 5 महीने अगर किसी को हुए तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता। 5 महीने में ऐसा दिखता है कि छोटे 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 जो बाल आए हैं अभी तो फिर वो कहते हैं अभी तो वो आएंगे, अभी तो शेडिंग खत्म ही हुआ। हमारा शेडिंग में जल्दी शुरू हो गया, जल्दी खत्म हो जाता। सो नेक्स्ट मैं कहूँगा कि जैसे अभी हेयर वॉश हो गया, आपका शेडिंग फेज हो गया, अब ग्रोथ वापस स्टार्ट हो गया, तो उसमें पीआरपी का कैसा रोल रहा? पीआरपी का मतलब जो मैंने देखा था कि हाँ पीआरपी कराने का ना, जो नॉर्मल हेयर्स होते हैं हमारे, जो पुराने होते हैं एग्जिस्टिंग हेयर जो होते हैं वो, और मेन तो पीआरपी इसके लिए होती है जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं, और साथ साथ एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो पीआरपी फिर बात करें तो पीआरपी तो करानी है, ये वाली चीज थी। पीआरपी करें, पीआरपी पहले पीआरपी के बाद इतना ज्यादा तो लगा नहीं, क्योंकि उस टाइम में शेडिंग फेज चल रहा था, और सेकंड पीआरपी के बाद बहुत ज्यादा असर आया एकदम से, मतलब कि हाँ अच्छी खासी ग्रोथ हो गई और वॉल्यूम अच्छी हो गई थी। तो मंथली पीआरपी आपका सही चल रहा था, ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई थी। अभी तो खैर इतना लग रहा है कि मतलब एक पॉइंट छोड़ के समझ में ही नहीं आ रहा कि कुछ ट्रांसप्लांट या फिर कुछ लगा है, वो तो भी भर ही जाएगा विद टाइम। मुझे लगता है क्योंकि 8 मंथ का भी हुए नहीं, अभी तो 5 ही महीना चल रहा है। ओके, सो ओवरऑल जैसे पीआरपी हम लोग रहे थे, साथ में मेडिसिन आपको कितने चालू थे और कैसे आप ले रहे हैं? स्टार्टिंग में तो सर मेरे फिनेस्ट्राइड, मिनोक्सिडिल और बायोटिन, मतलब ये था सुबह फिनेस्ट्राइड था, रात में बायोटिन था, और मिनोक्सिडिल दोनों टाइम था जी। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो आता गया थोड़ा रिजल्ट सही होता गया, अच्छा होता गया। सेकंड पीआरपी के बाद ऐसा हो गया कि अब फिलहाल में मतलब फिनेस्ट्राइड हफ्ते में 2 बार बस, बायोटिन एक बार, और मिनोक्सिडिल भी 1 बार लगाना होता है। कई सारे पेशेंट्स को ऐसा डर लगता है कि फिनास्ट्राइड लेने के बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की मेडिसिन लेते हैं उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ असर एक्चुअली आपको लगा या फिर फील हुआ? मुझे एक्चुअली सच में कुछ फील नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ, क्योंकि बायोटिन तो मेरे हिसाब से अगर कोई ट्रांसप्लांट नहीं भी करा रहा, पीआरपी मिल रहा, बायोटिन तो ऐसी चीज़ है कि हमें लेनी चाहिए, नॉर्मली भी बहुत ज़रूरी होती है बायोटिन, क्योंकि बहुत सारे जो मतलब मैक्सिमम जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उन्हें खाने से तो मिल ही नहीं पाती बायोटिन। बायोटिन विटामिन B7 जो बोलते हैं, हाँ, थोड़ा सा फिश वगैरह है इन सब चीज़ों में मिलती है। सब लोग कहाँ रोज फिश खाते हैं, वही ना कि जो वेजिटेरियन होता है वैसे भी नहीं मिलेगी, तो अलग से लेनी ही पड़ेगी बायोटिन तो। जी। उसके साथ में आ गया आपको विटामिन D का भी सप्लीमेंट दिया रहेगा, वंस अ वीक कोई लेने वाला इस तरीके से? हाँ सर दिया था, वो स्टार्टिंग में था, पर वो मतलब वो जल्दी खत्म हो गया, जल्दी 2 मंथ्स के लिए आई गेस। हाँ 2 महीने के लिए। कोविड के बाद में एक्चुअली लोगों ने बाहर जाना इतना कम कर दिया, तो स्किन के नीचे सनलाइट की वजह से जो D3 बनना है वो इतना कम मिलता है। आज से रैंडमली में किसी का भी ब्लड टेस्ट चेक करो तो उसमें D3 कम मिल जाता है, जो कि हेयर को ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो जितनी मेडिसिन दी आपने प्रॉपर उसमें यूज कर लिया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी कम हो रही है मेडिसिन। बिल्कुल हाँ, वो तो शायद फिनेस्ट्राइड भी हफ्ते में 1 बार कर देंगे जी। एक नॉर्मल पेशेंट्स को मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि मिनोक्सिडिल को आपको आदत की तरह यूज करना है, मतलब जैसे आप रोज ब्रश करते हैं ना, हाँ भूलते नहीं है, मिनोक्सिडिल आपको वैसे ही लगाना है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड बाल दे आर परमानेंट, बट एंडोजेनेटिक एलोपेशिया रुका नहीं है, वो एग्जिस्टिंग बालों के ऊपर अभी भी अटैक कर रहा है। तो जहाँ जहाँ थिनिंग दिखती है वहाँ पे आपको रात में 1 बार मिनोक्सिडिल यूज करना है, यूज करें। और इवन मैं ऐसे कहूँगा कि आप अगर बहुत बिजी हो, इतना बिजी कि मतलब बोल रहे सांस लेने की फुर्सत नहीं बोलते ना, उसमें भी टाइम लगा के हफ्ते में 2-3 बार लगा लो। हाँ उससे ही मतलब मिनिमम उतना तो करना ही करना है। और रूटीन एक अच्छी हेयर को अगर मेंटेन करना है तो डेली आपको एक टाइम रात को सोने से पहले अच्छे से लगा लिया, वरना तो कम से कम भी तो हफ्ते में 3 बार तो लगा ही लो, लगाए, इतना भी उससे कम मत कम कीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम ट्रांसप्लांट का टाइम आ जाता है, फिर बाल आपने सोचे आपके सामने 2-3 दांत गिरे थे, हमने 2-3 लगा दिए, पीछे क्या अब है उसकी केयर तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, आगे का तो परमानेंट हो गया इलाज।
ठीक है। सो उसके बाद में अभी मैं ऐसे कहूँगा कि बहुत सारे कुछ मिथ्स होते हैं। कुछ होते हैं कि मतलब आप लोगों को लगता है कि जो बाल हम लगाते हैं वो बाल आप कट नहीं कर सकते। सब में हेयर कट वगैरह कुछ किया था उसमें? मैंने तो सर 2-2.5 महीने बाद मैं तभी हेयर कट ले लिया था। तो 1 मंथ बाद तो मेडिकली पॉसिबल है, अपना 2-2.5 महीने बाद? 2-2.5 महीने बाद लिया था मैंने। वो भी इस वजह से क्योंकि मेरी मुंबई में ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं तब जा नहीं पाया था कहीं। जी। मुझे टाइम उसके बाद मिला, वरना मैं उससे पहले भी ले लेता। तो फॉलोअप डॉक्टर्स भी आपका फॉलोअप ले रहे थे? Follow-up। रेगुलर का कॉल आ गया था वो हमारे? उनका तो अब आता रहता है कि सर अपनी फोटोज देखनी क्या फिट है। फिर उनका फोन आएगा कि सर अभी ये मेडिसिन कम कर दो, ये ज्यादा हो, ये मतलब ये वाली चीज रेगुलरली होते हैं। हमारे क्लिनिक से आपको फॉलोअप भी प्रॉपर्ली मिल गया था कि कोई ऐसा इशू नहीं हुआ था कि प्रॉब्लम आ जाए? बिल्कुल कोई भी नहीं। जी, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप किसी मतलब बहुत सारे लोग क्लिनिक की विजिट करना चाहते हैं या फिर डायरेक्टली ऑन कॉल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर सिर्फ फोटोज़ देख के मतलब मेरा क्या होगा इस तरह से रैंडम डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो आप पर्टिकुलरली इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि मतलब ये ज़्यादा करना प्रेफरेबल है या फिर किसी प्रॉपर मतलब क्लिनिक में जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है वहाँ पे जाके आप मिलना, वहाँ पे डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? तो बहुत सारे लोग टाइम बोलते हैं मेरे पास टाइम है ही नहीं, मैं मिल ही नहीं पाऊँगा। अब फोन पे बता दो जो बताना है। नहीं फोन पे नहीं सर, जाओ प्रॉपर। हम तो सर मुंबई से सूरत गए थे इस चीज के लिए बस। जी। टाइम तो सर किसी के पास भी नहीं, अब देखे तो पर अपने लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। कि गए थे प्रॉपर कंसल्ट करने, वो तो फिर जब हमें लगा कि सब कुछ सही है, जब बिल्कुल हम सेटिस्फाई हो गए, हमने कहा अब तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो मतलब डॉक्टर सिर्फ कंडीशन नहीं देखते, आपको भरोसा भी दिलाते हैं कि आपको करना चाहिए और तो करना भी होता है कि भरोसा, डॉक्टर पे भरोसा करो। तो अगर वो वाली चीज़ है सर, वहम का तो कोई इलाज है नहीं। ट्रांसप्लांट का है पर वहम का इलाज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अब वहम दिमाग में पाल लिया हमने कि कुछ नहीं होगा यार, नहीं होगा, फिर तो मेरे हिसाब से फिर कोई कराएगा ही नहीं। तो मुझे बताइए, जैसे हमने रिजल्ट आपको प्रॉमिस किया था कि मतलब इस तरीके से हम बाल लगाएंगे, इतने बाल लगाएंगे, इतनी रिजल्ट आएगा, वैसे आपको रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आ गया? सर मुझे उससे सही लग रहा है जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन, मतलब क्योंकि बेटर। मैंने उससे पहले ज्यादातर मतलब सब नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स वगैरह में देखे थे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट वगैरह। वो ना मुझे बहुत ऐसे लग रहे थे कि ठीक है, मतलब नॉर्मल से लग रहे थे। पर अब मैं मतलब अपने पेज पे डाल भी देता हूँ, दूसरे पेज पे ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे बड़े अच्छे से लगते हैं। जहाँ पहले बहुत कम थे, फिर अच्छे हैं रिजल्ट। और अभी वो रिजल्ट आना है तो लगता है कि हाँ बढ़िया। वो तो रिजल्ट आएगा तब आएगा, पर मुझे तो अभी भी अच्छा ही लग रहा है। आप चाहे तो ऐसे करके दिखा सकते हैं कुछ स्पेशल का? ऐसे दिखा नहीं, अब सर एक टाइम पे तो यही हो गया था कि बालों में हाथ मारना ही छोड़ दिया था। बट ऐसा होता था यहाँ कर लिया बस। अरे मेरे हिसाब से ट्रांसप्लांट से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। अगर करवा सकता है कोई इंसान तो वो करवाओ, बाल अच्छे आते हैं। मतलब केयर तो सर करनी है। नहीं, किसी ने नहीं भी करा जीवन में ट्रांसप्लांट, तो केयर तो उसे भी करनी है। तो वो नॉर्मल वही केयर है, मेरे साथ तो कुछ अलग केयर भी नहीं है। बस अगर किसी के जा रहे हैं तो भाई करा लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। सर मेरे में तो होता है, मैं सच बताऊं। एक टाइम था जब बाल जाते हैं तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अब ये ना हम लोग सिर्फ खाने के लिए या फिर रहने के लिए जगह नहीं देखते। अब हमारे लाइफ में बोल सकते हैं कि एक जनरेशन ऐसी चल रही है कि अब प्रेस्टीज की बात हो गई। हाँ, अब बाल लोग प्रेस्टीज की बात होगी। अब मुझे अच्छा दिख रहा होगा कि लोग जज करते हैं। 5 क्वेश्चन जो है ना लोगों से सुने हैं, पेशेंट हमेशा बोलते हैं। जैसे ट्रांसप्लांट कराने के बाद में पहले तो हम तो खुद डरे हुए रहते हैं सर्जरी से पहले। सर्जरी खत्म होने के बाद हमारा डर तो खत्म होता है, और आजू बाजू के लोग पूछते क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? हाँ, आपको भी पूछा रहेगा सेम क्वेश्चन सर, क्योंकि उस टाइम में बता रहा हूँ ना, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी जी मुंबई में। तो हम जब ऑफिस गए, मतलब मेरा भाई जब प्रीत, हम दोनों ऑफिस गए। ऑफिस जाते वो एकदम से ऐसे देख रहे, एक्सीडेंट हो गया तेरा, मारा किसी ने? क्या मतलब? ये बोले मारा किसी ने? नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो बस सर्जरी कराई। इमीडिएटली दूसरा आया, क्यों कराई? हाँ, क्यों, तेरा तो सही थे। क्या मतलब, कुछ भी सही नहीं थे। जब नहीं रहते तो पूछते, और जब करवा लिया तो बोलते क्यों करवा ली? बहुत तो कहा सर, मेरे मतलब रिश्तेदारों ने भी बहुत सारों ने कहा तेरा तो सही था, तूने जो करा लिया, ये क्या करवा लिया? उन्हें क्या बताऊं क्या करवा लिया। 2 चीजों की वजह से उनको दिक्कत रहती है। पहला एक रहता है कि क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा रहता नहीं कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। और
आजकल यहाँ पे सर मिथ बहुत है ना, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा है। वैक्स भी बहुत है, वो झूठ मूठ के बिना डॉक्टर बने वो भी बहुत लोग हैं, तो मतलब वो बस करवा देते हैं, इस तरीके से भी है। सो ट्रांसप्लांट से पहले लोगों को पता नहीं होता है, मतलब अगर मैं ट्रांसप्लांट करवाने जाऊँ, कोई पेशेंट मेरे पास ट्रांसप्लांट करने उसको ज्यादा नॉलेज नहीं हो, बट एक बार उसमें जंप कर गया तो वो पूरा डाइव कर लेता है, वो सब कुछ हर कोने को पता कर लेता है, किधर ट्रांसप्लांट होता था और कौन कौन से क्लिनिक है, पीआरपी और कौन कौन सी होती है, क्या क्या होता है ट्रांसप्लांट में, हर एक मार्केट के रिगार्डिंग उसकी स्टडी आपकी पूरी हो जाती है। सो अभी भी जैसे आपने पहले कहा कि जैसे मैं यूट्यूब पे गया, पेज अपने गूगल पे गया, आपको पहले हेयर फ्री हेयर का नाम मिला, अभी भी क्या आप हेयर फ्री हेयर से स्टिक रखना या फिर उसको रिग्रेट करना या फिर अभी भी उसको प्रेफर करते हैं आप हेयर फ्री हेयर को? मैं सर, मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज आती है, मैं सीधा नाम लेता हूँ कि यहीं चले जाओ। मेन चीज कंफर्ट होती है, अगर हमें वहाँ पे ना थोड़ा कंफर्ट मिल रहा, वहाँ थोड़ा सही है, कंफर्ट रिजल्ट है चाहिए, हाँ रिजल्ट वगैरह सब है ना सर, तो फिर उससे बेस्ट है ही क्या। ऊपर से अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो मतलब कहीं भी चले जाओ, अगर 16 है अब 28 स्टेट है तो हर किसी के आसपास है ही जी। तो दोस्तों दैट इज ऑल अबाउट रियलिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट विथ हेयर फ्री हेयर गो क्लिनिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।